बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। सर कैसे हैं भी सारे लोग। अच्छा भी आज हम अपने वादे के मुताबिक एक मॉडर्न फिजिक्स जो कि सीरीज हमने स्टार्ट की थी उसका आज बेसिकली तो पहला लेक्चर है, लेकिन वैसे दूसरा लेक्चर हम लेके आए हैं जो कि है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी क्यों कहा जाता है, ठीक है, और इसमें क्या क्या फिनोमेना अकर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है हम सबसे पहले रेडिएशंस के बारे में जानते हैं, क्योंकि हमने पढ़ना है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, तो हमें रेडिएशंस के बारे में जानना जरूरी है। बेसिकली रेडिएशन हमारे पास एक हीट ट्रांसफॉर्मेशन का एक तरीका है जिसमें हमें कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। इट इज द वे ऑफ हीट ट्रांसफॉर्मेशन इन विच नो मीडियम इज रिक्वायर्ड। जैसा कि अच्छा, अगर मीडियम रिक्वायर्ड नहीं है तो फिर आप सोचेंगे कि फिर ये हीट ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होती है। बेसिकली इसमें हीट ट्रांसफॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। जैसा कि लाइट है, लाइट ट्रैवल करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए। जैसा कि सूरज है, सूरज की जो हीट है या रोशनी है वो जमीन तक पहुंचती है, उसको कोई मीडियम रिक्वायर्ड नहीं होता, बल्कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए ही इसमें पहुंचती है, ठीक है। अब हम सबसे पहले एक इसके बारे में, रेडिएशन के बारे में थ्योरी आई थी हीट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में, वो थी थ्योरी ऑफ एक्सचेंज। उसके बारे में जानते हैं। वो कहती है, थ्योरी ऑफ एक्सचेंज हमें बताती है कि ऑल द बॉडीज इमिट रेडिएशन एट ऑल टेम्परेचर। मतलब क्या है इसका, कि तमाम बॉडी हर टेम्परेचर पे रेडिएशन इमिट करती हैं, ठीक है। अब जो अमाउंट ऑफ रेडिएशन होती है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और उस बॉडी के मटेरियल पे, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास है ऑल बॉडीज अब्जॉर्ब हीट रेडिएशंस फॉलिंग ऑन इट ऑल एट एट ऑल टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हमारे पास जितनी भी बॉडीज हैं वो क्या करेंगी, अब्जॉर्ब कर लेंगी तमाम किस्म की हीट रेडिएशन जब हर टेम्परेचर पर, ठीक है। अब अब सराउंडिंग टेम्परेचर अगर ज्यादा हो बॉडी का टेम्परेचर से, तो इसका क्या मतलब है, अगर सराउंडिंग टेम्परेचर बॉडी का टेम्परेचर से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि उसकी एब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा है जबकि एमिशन रेट उसका कम है। जब अब्जॉर्प्शन रेट ज्यादा हो जाएगा तब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम दूसरी इसको उल्टा कर लेते हैं कि अगर हमारे पास सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है वो कम है बॉडी के टेम्परेचर से, मतलब बॉडी का टेम्परेचर अब ज्यादा है। जैसा कि चाय है, आप एक कमरे में चाय लेके आते हैं, अब चाय का जो टेम्परेचर है वो ज्यादा है जबकि उसके जो सराउंडिंग का टेम्परेचर है वो क्या है, कम है। तो वो क्या करेगा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आने की कोशिश करेगा। तो उसके नतीजे में क्या होगा, उसका एमिशन रेट ज्यादा होगा जबकि उसका अब्जॉर्प्शन रेट क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में उसका बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो क्या हो जाएगा, कम ही की तरफ जाएगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। ये थी हमारे पास थ्योरी ऑफ द एक्सचेंज। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो कि हमारा मेन टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं। ये जो पहले चीजें बताना जरूरी थी ताकि आपको थोड़ा सा एक बैकग्राउंड बन जाए, आपकी बेस बन जाए, ठीक है। अब ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पास क्या चीज है। ब्लैक बॉडी बेसिकली इज अ थ्योरेटिकल ऑब्जेक्ट दैट अब्सॉर्ब 100% ऑफ रेडिएशन दैट हिट्स इट। क्या होता है कि आप रेडिएशन उस पर अब्जॉर्ब करते हैं किसी भी बॉडी पर, ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या करेगा, 100% रेडिएशन उसको क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, अपने अंदर क्या कर लेगा, जज़ब कर लेगा। देयर फॉर इट रिफ्लेक्ट्स नो रेडिएशन, ठीक है। इसलिए वो कोई रेडिएशन उसमें से नहीं निकलती, ठीक है। अपीयर्स परफेक्टली ब्लैक, ठीक है, और इसीलिए इसको हम ब्लैक कलर का कहते हैं। अब ब्लैक बॉडी बेसिकली लाजमी नहीं है कि ब्लैक कलर का ही हो, ठीक है, ये किसी भी कलर का हो सकता है ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी इसलिए कहते हैं ये गुड अब्जॉर्बर है, ये हर चीज को यानी कि हर तरह की लाइट को ये अपने अंदर क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये गुड अब्जॉर्बर है। अब ये लाजमी नहीं है कि ब्लैक बॉडी शुड बी ब्लैक इन कलर, नहीं, वो किसी भी कलर का हो सकता है। वो जस्ट डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर पे, ठीक है, कि अगर हमारे पास बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो कुछ उसका कलर कुछ और होगा, अगर टेम्परेचर कम होगा तो देन उसका कलर कुछ और होगा। सिमिलरली रफली वी कैन से दैट स्टार्स रेडिएट लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएटर्स।
जो स्टार्स होते हैं वो भी ब्लैक बॉडी हैं, सन भी है, ब्लैक बॉडी है। अब हम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर द ब्लैक बॉडी वुड इमिट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर दैट टेम्परेचर। एक खास टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी क्या करेगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या करेगा, इमिट कर जाएगा, ठीक है। और उस खास टेम्परेचर पे अब हम जानते हैं कि ब्लैक बॉडी, तो चले हमने इसको थोड़ा बहुत जाना, ठीक है, थ्योरेटिकली। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी जानते हैं। ये डेफिनेशन, बेसिकली ब्लैक बॉडी की डेफिनेशन क्या है हमारे पास। ब्लैक बॉडी, हम क्या करते हैं, एक बॉडी लेते हैं और उसके चारों तरफ क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर का पेंट कर देते हैं, और उसमें एक छोटा सा सुराख, एक होल छोड़ते हैं, जो कि लाइट ट्रेवल के लिए हम छोड़ते हैं, ठीक है, जैसा कि ये एक हमारे पास डायग्राम में बनाया गया है। अब ब्लैक बॉडी इज एन आइडियल बॉडी। ये ब्लैक बॉडी हमारे पास आइडियल बॉडी होगा विच अलोज द होल ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन टू पास इनटू इटसेल्फ, ठीक है, without reflecting the energy and absorb within itself the whole incident radiation without passing on the energy. This property is valid radiation corresponding to all wavelengths to all angles of incidents. Therefore, the black body is an ideal absorber of the incident radiation. यकीनन समझ नहीं आया होगा। चले, अब मैं यही बात जो आपको पहले बताई है, ये मैं आपको उर्दू में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब वो कहता है कि जो ब्लैक बॉडी है हमारे पास, एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसी बॉडी है जो क्या करेगा, जो अब्जॉर्ब कर लेगा ऑल रेडिएशन फॉलिंग ऑन इट, यानी कि जितनी रेडिएशन उसके ऊपर गिरेंगी, ठीक है, जितने मर्जी टेम्परेचर पे, जिस मर्जी एंगल पे गिरे, ठीक है, जितने मर्जी टेम्परेचर में गिरे, जितनी मर्जी उसकी वेवलेंथ हो, वो क्या करेगा, उसको क्या कर लेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेगा ऑल रेडिएशन का मतलब है 100%, उसको क्या कर लेगा अपने अंदर, 100% रेडिएशन को अपने अंदर क्या कर लेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। इसमें आपने एक बात याद रखनी है कि इसमें रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है, अब्जॉर्ब होती है बॉडी, फिर इमिट भी होती है, लेकिन रिफ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है। सिमिलरली ट्रांसमिटेंस भी नहीं होती, ठीक है। ट्रांसमिटेंस का मतलब है कि ये नहीं है कि एक तरफ से लाइट आई दूसरी तरफ से निकल गई ट्रांसमिट होगी, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। ट्रांसमिटेंस भी नहीं होती और रिफ्लेक्शन भी नहीं होती, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है, अब ब्लैक बॉडी को एक आप कह लें कि उसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन है हमारे पास कि ब्लैक बॉडी किस तरह का एक्सपेरिमेंटली ड्रा होता है, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं हमारे, द स्पेक्ट्रल रेडियंस ऑफ ब्लैक बॉडी, उसका जो स्पेक्ट्रा होता है वो कुछ ऐसे नजर आता है। सबसे पहले हमने लिया है एक लो टेम्परेचर, देखें ये 1250 केल्विन का टेम्परेचर पे हमने एक पीक ली है, ठीक है। ये हमारे पास ग्राफ है वेवलेंथ और हमारे पास इंटेंसिटी के दरमियान, ठीक है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के दरमियान ग्राफ है, जिसमें हमने लो वेवलेंथ पे एक पीक ली है। फिर देन हमारे पास हाई टेम्परेचर पे आ गए, फिर उससे हाई टेम्परेचर पे आ गए, देन 2000 केल्विन पे चले गए। देखिए 1250 से स्टार्ट किया है, हम 2000 केल्विन तक चले गए। अब हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज द, इसमें जो हमारे पास वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम। इसमें जो वेवलेंथ की वैल्यू है वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी, ठीक है। जैसा कि अब वेवलेंथ जो है हमारे पास वो मैक्सिमम, देखें पहले पॉइंट पर जो वेवलेंथ की वैल्यू थी वो इस पोजीशन पर थी, दूसरे पॉइंट पर जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो इस पोजीशन पर चलेगी, तीसरे पॉइंट पर लैम्डा मैक्स की वैल्यू इस पोजीशन पर चलेगी, चौथे पॉइंट पर इस पोजीशन पर चलेगी। मतलब क्या होगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारे पास जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है, वैसे वैसे हमारे पास क्या होता है, तो जो लैम्डा मैक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। खैर ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड हैं, इनको हम डिटेल के साथ नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट इसी लेक्चर में। तो देखें सबसे पहले हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन को क्लासिकल फिजिक्स के हवाले से समझते हैं कि क्लासिकल फिजिक्स ने ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया। बेसिकली यहाँ इसमें तीन लॉज हैं। सबसे पहले हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ने एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन को कैसे एक्सप्लेन किया, विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ ने कैसे किया, और रिले जीन्स लॉ ने कैसे किया। लेकिन ये तीनों क्लासिकल बेस्ड हैं लॉ, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो हमें क्या कहता है।
हमारे पास जो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ है वो हमें बताता है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड इज प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर ऑफ ऑब्जेक्ट रेज टू द फोर्स पावर। मतलब क्या है कि हमारे पास जो इंटेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की पावर 4 के। ठीक है। अब हमारे पास समझने के लिए कि इंटेंसिटी है क्या चीज़, ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रेडिएटेड है ये बेसिकली हमारे पास क्या चीज़ है। इंटेंसिटी हमारे पास बेसिकली है एनर्जी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी हमारे पास क्या है, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर की पावर 4, मतलब टी की पावर 4। ठीक है, इसे टेम्परेचर फोर्थ लॉ भी कहते हैं। अब हमारे पास स्टीफन बोल्ट्जमैन की ये क्वेश्चन है, आई इज इक्वल टू सिग्मा टी 4। अब इसमें जो सिग्मा है ये बेसिकली एक कांस्टेंट है जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं। इसकी जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है, जो कि है 5.67 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन की पावर 4। अब ये लॉ हमें क्या बताता है, दिस लॉ गिव्स टोटल एनर्जी बीइंग इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय द ब्लैक बॉडी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस लॉ की, कि ये लॉ हमें बताता है कि टोटल एनर्जी बीइंग इमिटेड एट ऑल वेवलेंथ बाय ब्लैक बॉडी, यानी कि ब्लैक बॉडी जो है हमारे पास वो क्या करेगा, टोटल एनर्जी इमिटेड करेगा। ठीक है, टोटल एनर्जी क्या करेगा, इमिटेड करेगा एट ऑल वेवलेंथ। ठीक है, तो ये हमें लॉ बताता है। नेक्स्ट हमारे पास जो लॉ है वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। अब वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ बेसिकली क्या चीज़ है, वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ मैंने आपको पहले भी ग्राफिकली एक्सप्लेनेशन उसकी दी थी। वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ हमें ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ बेसिकली जैसे जैसे मैंने आपको बताया कि टेम्परेचर की वैल्यू क्या होती जाती है, ज़्यादा होती जाती है, उसमें लैम्डा मैक्स की वैल्यू क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। मतलब टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी, लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ठीक है, अब यही बात इधर भी बताई गई है कि लैम्डा मैक्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। बी इज द कांस्टेंट, बी इज द कांस्टेंट। ठीक है, बी इसमें कांस्टेंट है जिसे वेंस कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, इसकी भी वैल्यू फिक्स होती है जो कि 2.897768 मल्टीप्लाई बाय 10 इसकी पावर 6 नैनोमीटर केल्विन होती है हमारे पास। ठीक है, अब ये बताता क्या है हमें, ये वही बात जो मैंने आपको पहले भी बताई, इट टेल्स अस दैट हीट व्हेन एज वी हीट एन ऑब्जेक्ट, जैसे हम ऑब्जेक्ट्स को हीट करें डिफरेंट कलर उसमें अपीयर होते हैं, इट्स कलर चेंजेस फ्रॉम रेड टू ऑरेंज टू वाइट हो। ठीक है, जैसे जैसे उसको गर्म करते जाएंगे सबसे पहले वो रेड होगा, फिर ऑरेंज होगा, फिर येलो होगा, देन वाइट हो जाएगा लास्ट पे। ठीक है, यू कैन यूज दिस कैलकुलेट द टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स। हम इस कैलकुलेशन को टेम्परेचर ऑफ द स्टार्स के लिए भी यानी कि फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इससे टेम्परेचर जो स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर हम फाइंड आउट कर सकते हैं इस कैलकुलेशन से। अब हमारे पास जो सरफेस टेम्परेचर ऑफ द सन होता है वो कितना होता है, 5778 केल्विन। दिस टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग टू द पीक इमिशन ऑफ 502 नैनोमीटर अबाउट 500 आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये जो बी की वैल्यू है ये मैंने आपको पहले बताई है। मतलब क्या है कि इस लॉ के जरिए हम बता सकते हैं कि जो जितना मर्जी दूर है वो, हमारे पास आप सूरज देखें कितना दूर है, हम सूरज का टेम्परेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। किस लॉ के जरिए कर सकते हैं, वैन डिस्प्लेसमेंट लॉ के जरिए कर सकते हैं। इसी तरह स्टार्स भी हैं वो और ज़्यादा दूर हैं, हम उनकी भी वैल्यूज़ को, यानी कि अगर हमारे पास लैम्डा मैक्स और बी की वैल्यू गिवन हो, बी की वैल्यू कॉन्स्टेंट है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू गिवन हो, तो हम टेम्परेचर उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास इसमें जो है वो है हमारे पास रिले जीन्स लॉ। बेसिकली ये दो साइंटिस्ट थे, रिले एंड जीन्स। इन्होंने एक लॉ दिया, इन्होंने जो लॉ दिया था वो बेसिकली हमारे पास एक, उन्होंने जो लॉ दिया वो बेस्ड ऑन क्लासिकल स्टैटिक्स, वो क्लासिकल स्टैटिक्स पे बेस्ड करता था। कि वो हमें बताता था कि क्लासिकल के जरिए उन्होंने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, जो ब्लैक बॉडी की कर्व आती थी जो हमने पहले भी पढ़ी है। अब ये क्लासिकल स्टैटिक्स की इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी, हमारे पास एक थ्योरम है जिसमें बताता है कि एवरीवन हैव इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, कि हर एक चीज के पास इक्वल एनर्जी होती है। अब इसका क्या मतलब है,
इसका मतलब है कि हर बॉडी के पास एक इक्वल एनर्जी होती है, और वो जो एनर्जी होती है, एनर्जी जो करस्पॉन्डिंग होती है टू ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो कितनी होती है, हाफ के टी, 1/2 के टी। ठीक है। अब रेडिएशन के हर करस्पॉन्डिंग मोड के लिए एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 के टी। मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारे पास लैम्डा की वैल्यू वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, मोड की वैल्यू क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होना स्टार्ट होती जाएगी। ठीक है। खैर, अब इसमें जो हमें ये सेकंड अटेम्प्ट था उसका, ठीक है। अब इसमें उसने क्या अज्यूम किया, ये एक इक्वेशन है, ठीक है, जिसमें एनर्जी की वैल्यू बताता है कि लैम्डा के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है। अब दिस इक्वेशन एग्री द एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट फॉर लॉन्ग वेवलेंथ। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी। अब लो फ्रीक्वेंसी ये वाली एरिया, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला क्या होता है, लो फ्रीक्वेंसी एरिया। ठीक है, क्योंकि इसमें वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, और जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए ये वाले जो हमारे पास एरिया है, इसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है, ज्यादा कम है, जबकि वेवलेंथ की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। ठीक है। यहाँ पर तो ये इक्वेशन बिल्कुल एग्री कर गई। ठीक है, बिल्कुल एग्री कर गई ये इक्वेशन, इसमें सारा कुछ बताया गया। लेकिन जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रीजन में जाएंगे हम, ठीक है, जैसे ही हम अल्ट्रा वायलेट रीजन में, अल्ट्रा वायलेट रीजन की तरफ जाएंगे, तो क्या होगा, ह्यूज ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन प्रिडिक्ट। तो इसमें क्या होता है कि ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन ये प्रोडिक्ट कर देता है, जिसमें ये जो ग्राफ है इसकी वैल्यू ये जलती जाती है, ये इनफिनाइट अमाउंट तक पहुंच जाती है। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू इट, इफ ब्लैक बॉडी टेम्परेचर जस्ट इंक्रीज जीरो, ठीक है, मतलब यानी कि जीरो से जैसे ही टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा, देन शॉर्टर वेवलेंथ, यानी कि ये वाला जो एरिया है, इस शॉर्टर, ये वाले एरिया में, शॉर्टर वेवलेंथ में हमारे पास क्या होगा, जो ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट, ठीक है, हम ह्यूज अमाउंट ऑफ रेडिएशन रेडिएट करेगा, जो कि क्लियरली वायलेशन करता है कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी की। तो इससे हमें पता चलता है कि ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई। ठीक है। ये वाला जो एरिया है, यहाँ पर एक प्रॉब्लम आई, इस प्रॉब्लम को हमने कहा कि दिस प्रॉब्लम, दिस फेरियर, या ये जो फेरियर है एट शॉर्टर वेवलेंथ, उसको हमने क्या नाम दिया है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। ठीक है। अब ये जो चीजें मैंने आपको अभी तक बताई, ये थी क्लासिकल फिजिक्स जो बताती है अबाउट द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है। अब हम आ जाते हैं जो कि क्वांटम फिजिक्स, या जिसे हम मॉडर्न फिजिक्स कह सकते हैं। मॉडर्न फिजिक्स ने अब इसको सोल्व कैसे किया, इस प्रॉब्लम को, उसके लिए हमारे पास एक साइंटिस्ट आए जिसका नाम था मैक्स प्लैंक्स। मैक्स प्लैंक्स ने एक अपना पास्टरेट्स दिया इसका मुतालिक, ब्लैक बॉडी रेडिएशन के मुतालिक। अब मैक्स प्लैंक्स ने क्या कहा, मैक्स प्लैंक्स ने, और पहले देखें, जो पहले रोले जीन्स ने कहा था बोल्ट्जमैन इक्विपार्टीशन एनर्जी के लिए, कि हर मोड के पास जो वैल्यू होती है एनर्जी की, वो क्या होती है, सेम होती है, विच इज इक्वल टू हाफ के टी। मैंने आपको पहले ये बात बताई है। लेकिन अब मैक्स प्लैंक ने कहा कि अगर वाकई ऐसा है, ठीक है, अगर एनर्जी की वैल्यू सबके लिए सेम है, तो फिर वो क्या होगा, वो एक ही अमाउंट पे, ठीक है, वाइब्रेशन करनी चाहिए, उसको रेडिएट करना चाहिए। अब देखें, प्लैंक्स assumed that radiation emitted by the black body due to the oscillation of electron, the constituent particle of the material body। ठीक है। अब इसको मैक्स प्लैंक्स ने कहा था कि जो एनर्जी की वैल्यू है वो सबके लिए सेम नहीं होती, बल्कि डिपेंड्स करती है उसकी फ्रीक्वेंसी पे, उसकी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, एच म्यू। ठीक है। अब एच इसमें है प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है, ये जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी की जो फार्मूला है, विच इज इक्वल टू एच म्यू, ये एच हमारे पास क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट। और जो इसकी वैल्यू होती है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू आप सबको पता ही है, विच इज इक्वल टू 6.63 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, विच इज द प्लैंक्स कांस्टेंट। और प्लैंक्स ने ये सोल्यूशन दिया था कि जब हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है, वो कैन नॉट बी रेडिएटेड और अब्सॉर्ब्ड इन एनी आर्बिट्रेरी अमाउंट्स, बट ओनली इन डिस्क्रीट क्वांटम अमाउंट्स। यानी कि ये जो हमारे पास एनर्जी होगी, ठीक है, ये लाजमी नहीं है कि हर तरह की लाइट को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर ले, अपने अंदर रेडिएट करे, बल्कि क्या होगा
कि डिस्क्रीट एक फिक्स्ड वैल्यू होगी इसकी एनर्जी की, जो कि अपने अंदर इसको क्या करेगी, अब्जॉर्ब करेगी। ठीक है। और इसी को उन्होंने कहा था कि यानी कि जो हमारे पास लाइट होती है, यहीं से उन्होंने दिया था कि जो लाइट होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है, जिनकी एक डिस्क्रीट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, छोटे छोटे पैकेट्स पर मुश्तमिल होती है, जिसको उन्होंने नाम दिया था फोटॉन्स का। जिसको क्या नाम दिया था, फोटॉन्स का। तो जब ये प्लैंक्स ने ये सोल्यूशन दे दिया कि अब हर तरह की जो हमारे पास एनर्जी होती है, लाइट होती है, वो हर तरह की, ठीक है, हर तरह की, उसके बाद एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिस्क्रीट होती है। ठीक है। तो ब्लैक बॉडी हर तरह की रेड लाइट को रेडिएट नहीं करता, अपने अंदर अब्जॉर्ब नहीं करता, बल्कि कुछ फिक्स वैल्यूज होती हैं जिसको अपने अंदर वो अब्जॉर्ब करेगा, जिसकी वजह से वो जो ग्राफ है वो बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया था। ठीक है। अब हम लास्ट पेज की समरी से जान लेते हैं। वही बातें जो मैंने आपको पहले बताई हैं, ये उसके अंदर लिखी गई हैं। जो हमारे पास ब्लैक बॉडी है वो क्या करता है, 100% रेडिएशन को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है। तो नो, इधर फॉर इट रिफ्लेक्ट्स नो रेडिएशन एंड अपीयर परफेक्टली ब्लैक। ठीक है। सिमिलरली एट पार्टिकुलर टेम्परेचर द ब्लैक बॉडी वुड emit मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पॉसिबल फॉर दैट टेम्परेचर। ठीक है। ये वही बातें जो मैंने आपको पहले भी बताई हैं, इसको आप ज़रा देख लीजिएगा। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, तो आपको मज़ीद नए नए टॉपिक देखने को मिलेंगे, जो कि आपको पता तो होंगे, लेकिन उसमें आपको एक नए तरीके से आप जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।